सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी घोषणा, आंगनवाड़ी आशा को 10, मंगल दल और एसएचजी को मिलेंगे 15-15 हजार रुपए। उत्तराखंड में सियासी सस्पेंस हुआ खत्म, नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, विधायक दल की बैठक भी टली। हरिद्वार कुंभ में बुधवार से 3 दिन मेला क्षेत्र में कोविड रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री। 10 से 12 मार्च तक सभी सख्त नियम रहेंगे लागू। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेगी शटल सेवा की 100 बसें। लगाए गए कुंभ के स्टिकर, 50 किलोमीटर की परिधि में चलाई जाएंगी बसें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी, बद्रीनाथ में 7 और औली में 4 इंच तक जमी बर्फ। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर स्नान से पहले जानने होंगे नियम। 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी जरूरी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर अटल अखाड़े की भव्य पेशवाई। आज पेशवाइयों का दौर लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी भव्य पेशवाई। नागा साधु रहेंगे आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में नागा साधु और संत कर रहे शिरकत। रथों पर सवार होकर निकलेंगे महामंडलेश्वर। कनखल क्षेत्र से गुजरेगी पेशवाई। शीतला माता मंदिर से शुरू होकर छावनी में होगा समापन। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। कुंभ को लेकर तैयारियां तेज है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मेलाधिकारी हर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और पेशवाइयों का दौर एक तरफ लगातार जारी है। निरंजनी अखाड़े के बाद आज एक और पेशवाई निकलेगी। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल तैनात है। अटल अखाड़े की भव्य पेशवाई आपको बता दें कि आज निकलेगी। हरिद्वार में जब से पेशवाइयों का दौर शुरू हुआ है, तब से हरिद्वार में रौनक देखने को मिल रही है। क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, उसके बाद चीजें सुचारू रूप से उतना नहीं चल पाई। और हरिद्वार में हम जिस तरीके से भीड़ देख पा रहे हैं अब लोगों की, तो कहीं ना कहीं आस्था कोरोना पर भारी है। एक तरफ कोरोना का डर भी है और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। 72 घंटे की रिपोर्ट वैलिड होंगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी भव्य पेशवाई। कनखल क्षेत्र से गुजरेगी पेशवाई। शीतला माता मंदिर होते हुए निकलेगी। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात है। सुबह 11 बजे शुरू होगी पेशवाई। और काफी चहल पहल हरिद्वार में देखने को मिल रही है। काफी रौनक है हरिद्वार में। रथों पर सवार होकर निकलेंगे महामंडलेश्वर। हरिद्वार से जुड़ी हर एक अपडेट के न्यूज आपको दे रहा है और हरिद्वार से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड माफ कीजिएगा हरिद्वार में तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। पेशवाइयों का दौर जारी है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ मेला चलने वाला है। गर्भवती महिलाओं की एंट्री बैन है, छोटे बच्चों की एंट्री बैन है। बैन इन द सेंस आप अपील की गई है कि आप ना आए। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हरिद्वार और पेशवाइयों का दौर भी एक तरफ जारी है।
रथों पर सवार होकर आपको बता दें कि आज महामंडलेश्वर निकलेंगे। आज पेशवाई एक और निकलनी है और शीतला माता मंदिर से शुरू होकर छावनी में होगा समापन इस पेशवाई का। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करण खुराना लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। करण, एक और पेशवाई आज निकलनी है और आज नागा साधु बाबा जो हैं वो हमें दिखाई देंगे, वो आकर्षण का केंद्र रहेंगे इस पेशवाई में। इस पेशवाई को लेकर जानना चाहेंगे, ये जो अलग अलग पेशवाई हैं इनका क्या महत्व है, इनका क्या योगदान है? देखिए, बताना चाहूंगा जैसे कि कुंभ 2021 चल रहा है, इसी में जो एक पेशवाई होती है कुंभ, उसको जो अखाड़े होते हैं वो उसको एक विधिवत शुरुआत मानते हैं। क्योंकि अखाड़े में जो साधु संत रहते हैं वो 11-12 साल तक, कुछ साधु संत धर्म के प्रचार में निकलते हैं, कुछ साधु संत तपस्या में लगते हैं, कुछ साधु संत अखाड़ों का प्रचार करते हैं, जो अपनी अपनी अलग अलग कह सकते हैं कि कर्तव्य की ओर निकलते हैं, अपनी ड्यूटी की ओर निकलते हैं। तो जी। ये लोग जब वापस आते हैं, जब अखाड़ों में कुंभ के दौरान ये सब एकत्र होते हैं, और जिस भी शहर में कुंभ लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, तो उसी तरह जब ये वापस अखाड़ों में जाते हैं तो इनके अखाड़ों में जाने की जो वापसी होती है उसको एक भव्य रूप दिया जाता है। क्योंकि उसको बहुत अच्छा माना जाता है कि एक साधु संत धर्म का प्रचार करके आ रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार करके आ रहे हैं, अखाड़ों के बारे में बता के आ रहे हैं, तो उनकी जो वापसी होती है वो बहुत भव्य होती है। उसी जुलूस को, उसी शोभा यात्रा को पेशवाई का नाम दिया गया है। और पेशवाई का जो झलक दिखानी होती है वो एक राजशाही झलक दिखानी होती है कि राजा लोग किस तरह से अखाड़ों में एक लुक उनको दिया जाता है, हाथी, घोड़े, नागा बाबा की एक ऐसा लुक दिया जाता है, बैंड बाजे, कि वो बड़ा भव्य और बहुत सुंदर शोभा यात्रा लगे। जी। बिल्कुल करण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेशवाइयों का दौर एक तरफ शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं जो एक रौनक हरिद्वार में देखने को अब मिल रही है पेशवाइयों के दौरान, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन, उसके बाद फिर पर्यटन क्षेत्र में उतना रौनक देखने को नहीं मिल पाया जो कुंभ में देखने को मिला। और शायद यही वजह है कि इसकी अवधि को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। आज हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों साधु संत इन पेशवाई इस कुंभ मेले को की अवधि को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि आप 10-12 साल से तपस्या कर रहे हैं और उसके बाद आप वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो उत्साह होता है तो लोग चाहते हैं कि इसकी अवधि कम से कम बड़ी होनी चाहिए। तो आज इस चीज को मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ कि क्या वजह है ये साधु संतों का इस तरीके से यहाँ पर आना और अवधि की बढ़ाने की मांग करना। करण, आपसे जानना चाहेंगे, बात अगर हम कल जो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी हम उसकी अगर बात करें तो कल वो पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित था। वो पेशवाई, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, उसमें क्या कुछ हुआ, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा कल जो महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकली उसमें ये एक ऐसा अखाड़ा रहा, आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, ये एक ऐसा अखाड़ा रहा कि जिस अखाड़े ने, जो सरकार ने सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए का एक सहायता राशि दी थी। जी। महानिर्वाणी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा था जी। जिसने वो राशि अस्वीकार कर दी थी, लेने से मना कर दिया था। अपने खर्चे पे, अपने स्तर पे उन लोगों ने सारी पेशवाई और सारे इंतजाम किए हैं। क्योंकि कल महिला दिवस था तो इसलिए उन संतों का ये कहना था कि महिलाएं सशक्तिकरण का एक संदेश जाए, उसी को लेकर बहुत ही सुंदर और दिव्य भव्य पेशवाई निकली, जिसमें महिलाओं के लिए कन्या पूजन से लेकर और अन्य भी कई कार्यक्रम किए गए जो जिससे महिला सशक्तिकरण का संदेश जा सके। भव्य और दिव्य एक ऐसी पेशवाई कल थी जो मतलब जिसे कह सकते हैं कि कन्या पूजन के लिए, कन्या पूजन से लेकर महिलाओं के मान सम्मान से लेकर एक बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश देने का प्रयास किया गया। तो कल का ये मुख्य आकर्षण था। अगर आज की बात करें तो आज अटल अखाड़े की पेशवाई है। ये संभवतः जो इस कुंभ की आखिरी पेशवाई मानी जाएगी, क्योंकि आज 9 तारीख है और परसों हमारे हरिद्वार में पहला शाही स्नान होने जा रहा है। तो आज अटल अखाड़े की पेशवाई के बाद पेशवाइयों का दौर खत्म माना जाएगा। अब शाही स्नान का दौर शुरू होगा जो जी। परसों से। जी। जी। बात अगर हम शाही स्नान की करें करण, तो शाही स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी जो तैयारियां इनकम्प्लीट थी, क्या उनको पूरा कर लिया गया है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर रहेगा? क्योंकि श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो असली जमावड़ा हम देखेंगे 11 मार्च को, क्योंकि शाही स्नान है और भारी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं।
तो इसके लिए कितना तैयार है प्रशासन? प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं दोहरी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ कुंभ, तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से उसमें सामंजस्य बैठाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहेगा? देखिए, जो कुंभ के पहले स्थायी स्नान की बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। कल शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा एक एसओपी जो 26 फरवरी को जारी की गई थी जी। कुंभ के लिए, वो एसओपी 10, 11, 12 के लिए लागू कर दी गई है। ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट के, बिना रजिस्ट्रेशन के 10, 11, 12 मार्च को कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अब जी। प्रशासन की चुनौती भीड़ संभालने से ज्यादा प्रवेश के द्वार पे रह गई है कि वो किस तरह से इस बात को लागू करवा सकती है कि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार बैठे हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो जो लोग आने को तैयार बैठे हैं, अब वो 72 घंटे की रिपोर्ट। और हैरानी का विषय ये है कि ये जो आदेश है, ये आदेश 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू होने थे, क्योंकि ये कुंभ के लिए आदेश थे, लेकिन कुंभ की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो कल जो शाही स्नान है वो साधु संत अपने स्तर पर करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो व्यवस्था है वो भले ही मेला और जिला प्रशासन संभाल रहे हैं, लेकिन कल शाम के जो आदेश आए हैं उससे एक तरह से श्रद्धालुओं में भी खलबली सी मच गई है कि 72 घंटे की रिपोर्ट कंपलसरी कर दी है, और साथ ही ई पास बहुत कंपलसरी कर दिया गया, इसके बिना प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो प्रशासन पे जो चुनौती है वो भीड़ से ज्यादा ये हो गया है कि जो लोग हरिद्वार में प्रवेश करेंगे वो लोग बिना की रिपोर्ट के प्रवेश ना करें। जी। बिल्कुल करण, जिस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव चाहिए, ये बहुत कंपलसरी भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रिपोर्ट्स का निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर इसका खामियाजा हम सभी को शायद भुगतना पड़ सकता है। बात अगर हम करें बॉर्डर्स पर, बॉर्डर्स की करें, तो बॉर्डर्स भी किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से चौकसी बरती जा रही है? सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि सामाजिक तत्व अक्सर ऐसे बड़े जमावड़ों में हम देखते हैं, ऐसे जब कोई बड़ा मेला लगता है तो हम देखते हैं कि ऐसा हो जाता है कि अराजकता हम देखते हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां प्रशासन ने की हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हरिद्वार में इस समय पैरामिलिट्री की फोर्सेस की कंपनीज तैनात हैं, जी। चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो मेन मुख्य स्नान घाट हो, चाहे वो अखाड़े हो। पुलिस प्रशासन के साथ साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ, एसबीबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आरपीएफ, मतलब फोर्सेस में तो कोई कमी नहीं है, ना ही सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई कमी है। और बाहर की फोर्सेस लगाने का मेन एक पर्पस, एक उद्देश्य ही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुराना की शहर में रह रहा होता है, उसको उस शहर से उम्मीद होती है कि ये मेरा शहर है, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं के दौरान आप अपनी नहीं मन की कर सकते हो। तो उसके लिए बाहर की फोर्सेस इसलिए तैनात की जाती है कि वो जो जो कानून लागू हो, जो नियम कायदे बनाए जाए उस दौरान, मेले के दौरान, वो सबके लिए एक समान लागू हो। तो उसमें लोकल लोगों को परेशानी भी आती है, लेकिन जो व्यवस्था है वो आराम से चल पाती है। तो इसके लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई भी समस्या फिलहाल हरिद्वार में नहीं है। डॉग स्क्वाड से लेकर, बॉम्ब स्क्वाड से लेकर, ड्रोन से लेकर, सीसीटीवी से लेकर बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा की तैयारी है। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया कि जो मेला आईजी संजय गुंजाल हैं वो बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं, एसएसपी हरिद्वार भी रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो चप्पे चप्पे से हरिद्वार के वाकिफ भी हैं, वैसे भी एक अनुभवी अधिकारी हैं। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी पूरी नजर बनाए हुए हैं, वो 2 बारी मॉनिटरिंग करके जा चुके हैं व्यवस्थाओं की। एसएसपी कुंभ मेला जन्मेजय खंडूरी भी यहाँ पे 4 महीने के लिए, 4 से 6 महीने के लिए एसएसपी हरिद्वार रह चुके हैं, वो भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। तो अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से बात करें तो संभवतः कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। अगर समस्या है तो वो भीड़ प्रबंधन की है, समस्या है तो कुछ अधूरी तैयारियों की है, समस्या है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की है, समस्या है तो कोविड रिपोर्ट की है, समस्या है तो कोरोना की है। अदरवाइज सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं आएगी। जी।
जी बिल्कुल करण, जिस तरीके से बॉम्ब स्क्वाड वगैरह की तैयारी आपने बताया कि पूरी तरीके से कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले दिनों में कुंभ मेला जब लगेगा तो ये बहुत उत्तम साबित होगा। बात अब हम अगर कोविड के हिसाब से करें तो अस्पतालों को किस तरीके से बनाया गया है, बेड किस तरीके से लगाए जाएंगे, कौन कौन से अस्पताल है जिन्हें चिन्हित किया गया है कि अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव, माफ कीजिएगा, पॉजिटिव अगर आती है तो वो किस तरीके से आगे चीज़ों को प्रोसीड होगा, कैसे उनको कहाँ रखा जाएगा, आइसोलेट कैसे किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो कोरोना के टाइम पे ध्यान रखनी होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कैसे क्या कुछ तैयारियां हैं? मेला प्रशासन ने एक स्वास्थ्य मेला अधिकारी अलग एक विभाग दिया है जो मेले में वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पर मतलब जब कुंभ मेला होता है तो एक अलग स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा उनको पावर्स भी दी गई हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारी भी दी गई है। तो उन्हीं के निर्देश में, उन्हीं के संज्ञान में होते हुए हरिद्वार में तकरीबन 1,000 बेड अलग अलग जगहों पे अगर हम देखें तो जो बेस हॉस्पिटल बना है 150 बेड का एक बना है, 100 बेड का एक बन रहा है, तो 2 4 500 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के लिए आप बिल्कुल अलग रिजर्व मान लीजिए, जो कुंभ मेले के दौरान ही बन चुके हैं या और 2 4 5 दिन में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम प्राइवेट उसकी करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, जिला हॉस्पिटल की, तो इसको भी प्रशासन ने इन सबको भी आदेश दिए हैं कि उन सबको भी कोविड के लिए अपने अपने यहाँ बेड रिजर्व रखने हैं, जिससे ये लगता है कि कुंभ के दौरान 1,000 1,500 व्यक्तियों की व्यवस्था तो कोविड पॉजिटिव की आराम से हो जाएगी। लेकिन कोविड एक संक्रमित बीमारी है, वो रुकती नहीं है। अगर वो फैलेगी तो जरूरी नहीं है वो 1,000 लोगों में फैले, हो सकता है वो लाख में हो, 10 लाख में हो। पर ये ईश्वरीय कृपा है उत्तराखंड उत्तराखंड के हमारे भारत में कि यहाँ पे कोरोना जिस तरह से आया था उस तरह से मतलब फिर भी अन्य देशों के मुकाबले कम रहा। तो इसी ईश्वरीय शक्ति को हम मानते हुए चल रहे हैं कि कुंभ भी अच्छी तरह निकल जाएगा और यहाँ पे उस तरह का कोरोना का प्रचार, क्योंकि एक बार ही कोरोना का अगर प्रसार हो गया तो ये उम्मीद लगाई सकती है कि उत्तराखंड कई सालों तक पनप नहीं पाएगा, क्योंकि पर्यटन यहाँ बिल्कुल मर जाएगा। जी बिल्कुल करण, हम इससे पहले भी कह रहे थे क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है, वैसे भी व्यापारियों को दोहरी मार पड़ी है कोरोना की वजह से, और कहीं ना कहीं व्यापारी वैसे भी परेशान है क्योंकि कुंभ मेले की भी जो अवधि है वो 1 महीने भी मुश्किल से ही है। तो क्या कुछ जानकारी व्यापारियों को लेकर है, क्योंकि व्यापारी जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे थे, क्या अभी भी वो विरोध प्रदर्शन जारी है या उन्होंने स्वीकार कर लिया है अब इस बात को कि अब ये कुंभ सिर्फ 1 महीने का ही है? देखिए, अगर मैं आपको धरातल की स्थिति बताऊं तो व्यापारी एक तरह से खींच चुका है, एक तरह से इरिटेटेड है व्यापारी, क्योंकि ये जो कावड़ का दौर रहा पिछले 4 5 दिन बहुत ही सुखद रहे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में भारी मात्रा में कावड़ी आए। आज उन्होंने एसओपी जारी, कल रात से एसओपी जारी करी है, आज से वो एसओपी लागू हो जाएगी। आने वाले 2 3 दिन में हो सकता है कि हरिद्वार के समीकरण फिर बदले, फिर हरिद्वार खाली लगे। हरिद्वार खाली लगेगा तो व्यापारियों के जब व्यापार खाली होंगे तो वो उथल पुथल फिर से मचेगी। जी। लेकिन व्यापारी इस समय कुंभ को लेकर अब इरिटेटेड हो चुका है। वो दिख रहा है कि वो बहुत उसको ये लग रहा है कि असमंजस की स्थिति है, बस ये कुंभ किसी तरह निकल जाए तो जो सीजन शुरू होना है मई से, 18 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं, तो जो 18 मई सीजन खुलना है उनका पूरा ध्यान यही है कि किसी तरह 18 मई से जो सीजन खुलना है वो सुखद रहे, उसमें प्रशासन अपनी सख्तियां ज्यादा से ज्यादा ना करें, अपने इंतजाम ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जो भी आए उत्तराखंड में वो एक सुखद अनुभव लेकर जाए, वो और लोगों को भेजे। तो जो जो करीबन पिछले 1 1.5 साल से हरिद्वार का व्यापार मरा हुआ है, लॉकडाउन से पहले भी कुंभ के कार्यों के नाम पर स्टेशन के ट्रेनें कहीं 3 4 महीने बंद रही थी, तो जी। उन सबका यही ध्यान है कि यही मतलब एक कामना चल रही है, एक इच्छा चल रही है कि जो मई में सीजन आ रहा है कम से कम वो अच्छा हो। आने वाले 2 3 दिन में फिर समीकरण चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा तो बहुत अच्छी तरह निकल गई। अब इसके बाद जो एसओपी लागू होने के बाद अगर भीड़ कम होती है 11 मार्च तक, फिर व्यापारियों को इसके बारे में क्या सोचने को मजबूर किया जाता है वो देखने लायक होगा। जी बिल्कुल करण, कहीं ना कहीं बेसिकली अब जो व्यापारी हैं उनको इस कुंभ मेले से कोई उम्मीद नहीं है। अब आगे जो बद्रीनाथ केदारनाथ के जब कपाट खुलेंगे उनको उससे काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीद है कि अब आगे कोई इस तरीके की एसओपी जारी ना हो, और क्योंकि कोरोना अगर बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे और समस्या व्यापारियों को होगी। करण, ये जो एसओपीज कल आप बता रहे जारी हुई है, इन एसओपीज में क्या कुछ है?
देखिए एसओपी में यही है कि 72 घंटे की रिपोर्ट कंपलसरी है। जी। उत्तराखंड में आने से पहले आपको जो उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें आपको वो 72 घंटे की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको ई पास दिया जाएगा। आपको उत्तराखंड में हरिद्वार में प्रवेश होने से पहले वो ई पास होना मैंडेटरी है। 65 साल के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आना मतलब अवॉइड करें। वो हो सके तो ना आए। 10 साल से छोटे बच्चे ना आए, गर्भवती महिलाएं। कोई इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि हो सके तो आप लोग मतलब हरिद्वार में ना आए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ज्यादा एकदम तुरंत इम्यूनिटी कम होती है इन तरह के लोगों की। और साथ में बात करें अगर, तो ये जो 72 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, ये एक कश्मकश की स्थिति सबके लिए बना देती है, क्योंकि 500-700 तक रुपए का टेस्ट है सबके लिए। तो हर इंसान अफोर्ड कर पाए ना कर पाए। फिर दूसरी बात, धरातल पे एक बात ये भी है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई बस में आ रहा है, और मान लीजिए कि बस में जब कोई लोग चलते हैं, तो वहां से चलने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी नहीं है, बॉर्डर में जरूरी है। अब आप मान सकते हैं कि एक बस में 50 सवारी है, जी। 50 में से 40 ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट करा रखी है, 5 ने नहीं करा रखी, 10 ने नहीं करा रखी। जी। उस 10 में से अगर आप मान लीजिए 5 कोरोना पॉजिटिव है, जी। मान लीजिए, तो वो तो 50 के 50 को कोरोना संक्रमित कर देंगे। तो जी। आखिर उन 40 लोगों का कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट का होने का फायदा क्या रहेगी? जी। तो इसी तरह की बहुत सारी कश्मकश है जो लोगों के दिमाग में चल रही है, लेकिन ना तो लोग अपने सवालों का कोई जवाब मिल पा रहा है, ना ही कोई उनके पास कोई और दूसरा उपाय है। तो इसको लेके लोग बस एक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की जो एक मान सकते हैं खाना पूर्ति है, उसको पूरी करने में लगे हुए हैं। जी। बिल्कुल करण, हम लगातार इस बात को पहले भी कर रहे हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एसओपीज़ में शामिल है तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तमाम ऐसी चीज़ें, जैसे कि बॉर्डर्स पर ही था कि कोई 72 घंटे की रिपोर्ट लाता है, उसके बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगर वो हरिद्वार पहुँच जाते हैं तो उसने तो काफ़ी सारे लोगों को संक्रमित कर दिया। अब उनकी रिपोर्ट तो आप हर किसी की जाके, क्योंकि आप बॉर्डर्स पर चेक कर चुके तो दोबारा तो चेक करेंगे नहीं, या दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट तो होगा नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें संशय अभी भी बरकरार है कि भई ये चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, ये तो देखना होगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाली बात हम कर रहे थे कि जो उत्तराखंड का जो रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे हरिद्वार जाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट 72 घंटे वाला अपलोड करना है। तो अभी आसानी से तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे होंगे करण, क्योंकि आप 72 घंटे की अगर रिपोर्ट, किसी को 1 तारीख को कुंभ पहुंचना है तो वो 30 तारीख को इसका मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन भी पहले से नहीं हो पाएंगे, और एट ए टाइम बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी देखिए, बिल्कुल अभी तक साइट क्वैश की ऐसी कुछ खास खबर तो नहीं आई है कि लेकिन एक समस्या जो लोगों के पास आई, कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो यहाँ पे होटल व्यवसायी हैं, तो उन्होंने कुछ बताया कि जब जैसे जैसे लोगों ने अपनी रेलवे की बुकिंग कराई, रेलवे की बुकिंग कराते ही उनको एक मैसेज आया, जिस मैसेज में लिखा था कि आपने हरिद्वार के लिए अगर बुकिंग कराई है तो आप 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट और ई रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें, अनिवार्य है। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, या जी। अदरवाइज आपको जाने में समस्या होगी। जी। तो जिन यात्रियों ने होटल वालों को बुकिंग करवा रखी थी, उन्होंने फोन करके बुकिंग कैंसिल करा दी, भैया हम हरिद्वार नहीं आ पाएंगे क्योंकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को मांगा जा रहा है। तो जी। इस तरह की समस्या से भी होटल व्यवसायी रूबरू हुए हैं। ये हमारे सामने की अपना अनुभव है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। जी। तो इस तरह की समस्याओं से ही व्यापार को फर्क पड़ रहा है। अगर कुछ लोग नहीं समझ पाते कि आखिर चूंकि कुछ लोग पर्यटन के जुड़े हुए व्यापारों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम के जी। न्यूज के माध्यम से उनको इसी तरह का अनुभव बता रहे हैं कि इस तरह के अनुभव से व्यापार में फर्क पड़ रहा है। जिस होटल व्यवसायी की 5,000 10,000 की बुकिंग थी, उसको वो पैसे तुरंत रिफंड करने बिल्कुल पड़े। करण, जिस तरीके से एसओपीज पे एसओपीज जारी हो रही हैं और तमाम जिस तरीके से ये समस्याएं हैं, संशय बरकरार हैं। अब देखना होगा कि कुंभ के बाद इसके क्या कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। उससे पहले तो क्योंकि तमाम एसओपीज जारी कर दी गई, बड़े नियम कायदे कानून है, लेकिन अब वो कैसे फॉलो होते हैं ये जरूर देखना होगा। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से जुड़ी हर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि नागा बाबा साधु आज पेशवाई में शामिल होंगे। आज आखिरी पेशवाई है।
आज आखिरी पेशवाई है, आपको बता दें, और इसके बाद सीधे 11 मार्च को शाही स्नान है। लगातार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो 72 घंटे का जरूर होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हरिद्वार से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से हुए रवाना। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और अब वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। दोपहर 12 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे। जेपी नड्डा से कल हुई थी सीएम की मुलाकात। सांसद अनिल बलूनी से भी आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से विधायकों में उठापटक चल रही है, उसके बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। 12 बजे के करीबन देहरादून पहुंच जाएंगे। जेपी नड्डा से आपको बता दें उन्होंने कल मुलाकात की थी। सांसद अनिल बलूनी से भी आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से हुए रवाना। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।